ठीक है। सादृश्यता की अगर हम बात करें तो सादृश्य शब्द कौन से होते हैं? अगर देखिए इनका अगर डिक्शनरी से एक मीनिंग निकाला जाए, इनका अगर एक शब्दावली शब्दकोश से अगर मैं एक अर्थ निकालूं तो वो रहेगा, सादृश्य शब्द वो शब्द होते हैं जो कि समान स्थितियों को दर्शाते हैं। समान स्थिति दर्शाने वाले शब्द सादृश्य शब्द कहलाते हैं। लेकिन देखिए जब हम इन्हें रीजनिंग के अंदर पढ़ते हैं, तर्क शक्ति के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, तो सादृश्य शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो कि समान तर्क को दर्शाते हों। ठीक है, तर्क शक्ति के अंदर सादृश्य शब्द कौन से होंगे? वो तर्क जो कि समान तर्क को दर्शाते हो, समान लॉजिक को दर्शाते हो, सादृश्य शब्द कहलाते हैं। अब देखिए सादृश्यता के अंदर क्या होगा, आपसे मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे सर, शब्दों पर आधारित, संख्याओं पर आधारित और अक्षरों पर आधारित। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें तो जो आपके अक्षरों पर आधारित प्रश्न होंगे वो आपके कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के सिद्धांत पर चलेंगे। जो अंग्रेजी वर्णमाला के आपके 26 अक्षर होते हैं उन्हीं के कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। ठीक है, तो वो तो एक बड़ा ही छोटा सा हिस्सा होता है इसका। तो मुख्यतः इस सेशन में आपको जो है वो शब्दों पर आधारित और संख्याओं पर आधारित प्रश्नों पर फोकस करना है। तो देखिए होता क्या है कि यहां पर हम प्रश्नों पर जाएं उससे पहले हमें सादृश्यता के 2 चिन्हों को समझना होता है। हालांकि ये चिन्ह आपने गणित में पहले से पढ़ रखे हैं। ठीक है, आपने अपने स्कूली समय में गणित में इन दोनों चिन्हों को पढ़ा है। जैसे कि आपने गणित में इस पहले चिन्ह को पढ़ा होगा। गणित में हम इस पहले चिन्ह को क्या कहते हैं? अनुपात। इस चिन्ह को हम क्या पढ़ते थे गणित में? अनुपात। लेकिन जब सादृश्यता की बात होगी तो सादृश्यता में आप इस शब्द को क्या पढ़ेंगे? संबंधित है। आप इस शब्द को क्या पढ़ेंगे? संबंधित। ठीक है, उसी हिसाब से ये जो दूसरा चिन्ह आप देख रहे हैं, आपने इसको गणित में क्या पढ़ा था? समानुपात। गणित में आपने इसको क्या पढ़ा था? समानुपात। लेकिन जब सादृश्यता में आप इस शब्द को पढ़ेंगे तो सादृश्यता में आप इस शब्द को क्या पढ़ेंगे? उसी प्रकार से। उसी प्रकार से। तो अब यहां पर क्या होगा कि एग्जामिनर आपको सादृश्यता के अंदर के प्रश्नों के अंदर एग्जामिनर आपको 3 शब्द दे देगा या 3 संख्याएं दे देगा। आपको चौथा शब्द या चौथी संख्या क्या बनती होती है वो बताना होता है। तो देखिए सवाल किस तरीके से लिखा आपको मिलेगा, कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए आपको इस तरीके से 3 शब्द दे दिए और फिर यहाँ पे चौथा शब्द क्या बनेगा आपने ये बताना है। या फिर इस तरीके से आपको 3 संख्याएं दे दी और चौथी संख्या क्या बनेगी आपने ये बताना है। तो देखिए आप इन प्रश्नों को सबसे पहले पढ़ते कैसे हैं वो समझिए। देखिए पढ़ने की भाषा भी आपको समझ में आनी चाहिए बड़े अच्छे से। तो इन प्रश्नों को पढ़ा कैसे जाता है बच्चे वो समझेंगे। यहां पर देखिए शब्द एक जिस प्रकार शब्द 2 से संबंधित है, उसी प्रकार से शब्द 3 ठीक है, शब्द 3 किस शब्द से संबंधित होगा। देखिए जब भी ये अनुपात का चिन्ह आया मैंने क्या पढ़ा? संबंधित है। जैसे ही समानुपात का चिन्ह आया मैंने क्या पढ़ा? उसी प्रकार से। जैसे ये भी देखिए संख्या 1 जिस प्रकार संख्या 2 से संबंधित है, उसी प्रकार से संख्या 3 का संबंध, ठीक है, किस संख्या से होगा। तो जब भी अनुपात का चिन्ह आएगा आप क्या पढ़ेंगे? संबंधित है। जब भी समानुपात का चिन्ह आएगा आप क्या पढ़ेंगे? उसी प्रकार से। ठीक है, अब इन प्रश्नों को कैसे करना होता है सर? इन प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, ये जो पहले 2 शब्द जो दिए हैं, ठीक है, इनके बीच में आप एक तर्क स्थापित करते हैं। पहले जो 2 शब्द दिए हैं इनके बीच में आप एक तर्क स्थापित करते हैं और ठीक इसी तर्क का इस्तेमाल करते हुए आप बताएंगे कि तीसरे शब्द से संबंधित चौथा कौन सा शब्द बनेगा। ठीक उसी तर्क का इस्तेमाल करते हुए, ठीक उसी तर्क से मेरा मतलब है कि सर जो आपका तर्क होना चाहिए ना वो शब्द व शब्द समान होना चाहिए। जो आपका तर्क होना चाहिए वो शब्द व शब्द समान होना चाहिए। मतलब दोनों जगह पे आपका तर्क शब्द व शब्द समान होना चाहिए। आप एक भी शब्द इधर उधर नहीं कर सकते। लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए बाईं तरफ उन्होंने एक तर्क लगाया और उससे मिलता जुलता तर्क दाईं तरफ लगा देंगे। सर मिलता जुलता तर्क नहीं लगाना है, ठीक वैसा ही तर्क लगाना है जैसा आपने बाईं तरफ लगाया है।
लेकिन यहां पर एक चीज ये भी समझिएगा, ये भी कोई नियम नहीं होता आपके लिए कि आप पहले दो शब्दों के बीच में तर्क बनाए और फिर तीसरे और चौथे शब्द के बीच में तर्क बनाए। नहीं, आप चाहें तो पहले और तीसरे शब्द के बीच में भी एक तर्क बना सकते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि पहले और तीसरे शब्द के बीच में एक तर्क है, तो आप पहले और तीसरे के तर्क में के बीच में तर्क बना सकते हैं। लेकिन ठीक उसी तर्क का इस्तेमाल करके अब आप दूसरे से चौथा शब्द क्या बनेगा ये बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप पहले और तीसरे के बीच में एक तर्क देख पा रहे हैं, तो फिर दूसरे और चौथे के बीच में ठीक उसी तर्क से क्या जवाब आएगा ये बताना होगा। ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले दो को बताएंगे फिर तीसरे और पहले दो के बीच में तर्क स्थापित करेंगे और फिर तीसरे और चौथे के बीच में करेंगे। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। ठीक है, फिर देखिए संख्याओं पर आधारित क्या होगा। संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होगा उसमें आप पहली दो संख्याओं के बीच में एक तर्क स्थापित करेंगे और ठीक उसी तर्क का इस्तेमाल करके आप बताएंगे कि संख्या 3 से संबंधित चौथी कौन सी संख्या होगी। यहां पर भी ठीक उसी तर्क से मेरा मतलब है कि आपका तर्क जो है वो शब्द व शब्द समान होना चाहिए। तर्क शब्द व शब्द समान होने से सर मेरे दिमाग में एक सवाल ये आता है कि सर शब्द की जब हम संख्याओं को आपस में एक दूसरे से जब हम उनके बीच में कोई तर्क लगाएंगे संख्याओं में, तो यहां तो अंकों का इस्तेमाल होगा। तो शब्द व शब्द समान तर्क से क्या आपका मतलब है कि मेरा जो तर्क है वो अंक व अंक समान होना चाहिए? नहीं, आपके तर्क के अंक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर का जो कॉन्सेप्ट होगा, उनके अंदर का जो मूल सिद्धांत होगा, वो शब्द व शब्द समान होना चाहिए। अंक अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, जब संख्या पर आधारित हम प्रश्न करेंगे ना, तो मैं आपको ऐसा उदाहरण दिखाऊंगा जहां पे दोनों तरफ, ठीक है, आपके तर्क में अंक अलग अलग होंगे, लेकिन उनके अंदर का जो सिद्धांत होगा, जो मूल सिद्धांत होगा उन अंकों के बीच में, वो समान होगा। ठीक है, ये चीज है, बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो आपका जो तर्क है वो शब्द व शब्द समान होना चाहिए। और देखिए, अंकों पर आधारित प्रश्नों में भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले दो अंक के बीच में तर्क लगेगा फिर तीसरे और चौथे के बीच में तर्क लगेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। सर अगर आपको दिखाई देता है कि आप पहले और तीसरे अंक के बीच में, ठीक है, संख्या के बीच में कोई तर्क लगा पा रहे हैं, तो ठीक उसी तर्क का इस्तेमाल करके आप दूसरे से चौथी संख्या बताएंगे, ठीक उसी तर्क का इस्तेमाल करके। ठीक है, ठीक उसी तर्क का इस्तेमाल करके आप चौथी संख्या बताएंगे। लिख लीजिए जरा इसको। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि देखिए, आप इन प्रश्नों को हल करें उससे पहले मेरा आपको एक सुझाव रहेगा सर। वो सुझाव ये रहेगा कि जब भी आप सादृश्यता के प्रश्नों को हल करें, तो यहां पर अपने दिमाग में कोई भी एक तर्क स्थापित करने से पहले, अपने दिमाग में कोई भी एक लॉजिक बिठाने से पहले, ठीक है, अपने चारों विकल्पों को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बिना विकल्पों को पढ़े दिमाग में कोई लॉजिक मत लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि जो तर्क, जो विकल्प होंगे ना, वो आपको ये बताएंगे कि आपके लॉजिक की रेंज कहां से कहां तक होनी चाहिए। ठीक है, आपको किस प्रकार का लॉजिक सोचना है, ये आपको जो विकल्प हैं वो बड़े अच्छे से समझा देंगे। दूसरी चीज सर, कई लोग क्या करते हैं इन प्रश्नों के अंदर, वो इन प्रश्नों को केवल विकल्पों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, विकल्पों से हल करने की कोशिश करते हैं। ये मत करिएगा। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, विकल्पों को इतना नजदीक बना देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहां पर क्या सही जवाब होगा। ठीक है, ऐसा एग्जामिनर करता है। तो यहां पर ध्यान में रखेगा, इन प्रश्नों को हल करते समय सर जितने जरूरी, ठीक है, हमारा विकल्प है, उतने ही जरूरी हमारा लॉजिक भी है। दोनों बराबर हैं। आपको लॉजिक भी सोचना है, आपको विकल्प भी पढ़ने हैं। बिना विकल्प पढ़े कोई लॉजिक नहीं सोचना है। ठीक है, और बिना कोई लॉजिक सोचे प्रश्न को हल नहीं करना है। ठीक है, दोनों ही बराबरी पे जरूरी हैं। यहां तक बात समझ में आई, हाँ या ना? उदाहरण लें। ठीक है, तो उदाहरण में देता हूं और आपको इस बात पे फोकस करना है कि देखिए, मैं जितने भी यहां पर प्रश्न आपको करवाऊंगा, मेरा दोनों तरफ, ठीक है, बाईं तरफ और दाईं तरफ, दोनों तरफ मेरा लॉजिक समान रहेगा हमेशा। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखिए एक उदाहरण में लिखता हूं, आम जिस प्रकार फल से संबंधित है, उसी प्रकार से आलू का संबंध किस शब्द से होगा। ठीक है, और आपके विकल्प हैं फूल, फल, जड़
और तना, फूल, फल, जड़ और तना। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हम क्या लॉजिक लगाएंगे कि आम एक प्रकार का फल है, आम एक प्रकार का फल है, उसी हिसाब से आलू एक प्रकार का। देखिए मेरा जो लॉजिक है वो शब्द व शब्द समान है, मैं एक शब्द भी उसका नहीं बदल रहा। एक प्रकार का, आम एक प्रकार का फल है, आलू एक प्रकार का तना है। ठीक है, अच्छा किसी को ये डाउट हो कि सर आलू जड़ होता है? नहीं, क्योंकि जमीन के नीचे होता है। नहीं बेटा, हर चीज जो जमीन के नीचे होती है जरूरी नहीं जड़ हो। ठीक है, आलू तना होता है, ये आपकी साइंस की किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, छठी क्लास की विज्ञान की किताब में लिखा हुआ है कि आलू एक तना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे कुछ सब्जियां होती हैं जो आपके जड़ होती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जो तना होती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जो कि आपके क्या कहना चाहिए, फल भी होती हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे आलू तना होता है लेकिन यहाँ पे शकरकंद होती तो वो जड़ होती है, शकरकंद जड़ होती है। ठीक है, अंग्रेजी में आलू को पोटैटो कहते हैं और शकरकंद को स्वीट पोटैटो कहते हैं। ठीक है ना, तो शकरकंद होती है वो जड़ होती है। तो जैसे कि कौन कौन सी सब्जियां जड़ होती हैं, मुझे कुछ नाम याद हैं, बाकी आप गूगल कर लीजिएगा थोड़ा डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो। कुछ मैं बता देता हूं जो मुझे याद है। जैसे गाजर जो होती है वो जड़ होती है, मूली जो होती है वो जड़ होती है, चुकंदर जो होता है वो जड़ होता है, बीट रूट अंग्रेजी में जिसको कहते हैं वो जड़ होता है। शलजम, ठीक है, शलजम जो होती है वो जड़ होती है, जो शकरकंद होती है वो जड़ होती है। ठीक है, ये सभी जड़ होती हैं। उसके अलावा तने में अगर मैं बात करूं तो आलू एक तना होता है, प्याज एक तना होता है, लहसुन एक तना होता है। आ, उसके बाद और तने में अगर मैं बताऊं, हल्दी, हल्दी, हल्दी एक तना होता है, हल्दी एक तना होता है, आ, हल्दी एक तना होता है, लहसुन तना होता है। हाँ ठीक है, इतने ही याद हैं। ठीक है, ये चार पांच तो मुझे याद हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताऊं, भिंडी एक फल होता है, टमाटर तो हम सभी जानते हैं कि एक फल होता है, एक ऐसी सब्जी है जो फल होता है। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो फल होता है। आपके लिए सुनने में थोड़ा सा शायद आपको अजीब लगे। ठीक है, मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था मुझे भी बड़ा अजीब लगा था कि भिंडी एक फल है, भिंडी एक फल होता है। ठीक है, भुट्टा खाए होंगे आप लोग, बरसात में भुट्टे बड़े खाए जाते हैं। ठीक है, तो भुट्टा जो होता है वो भी एक फल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, बैगन, बैगन फल होता है, बैगन भी फल होता है। ठीक है, बैगन भी फल होता है। ठीक, तो ये तो आपके फल होते हैं। ठीक, तो ऐसे आपको पता होने चाहिए कुछ जो मैंने बताया, एटलीस्ट वो तो याद रखिए। ठीक है, ये ज्यादातर एग्जामिनर यूज करते हैं। इसी हिसाब से अगर मैं आपको और दूं तो एक उदाहरण देता हूं। पेड़ जिस प्रकार वन से संबंधित हैं उसी प्रकार से, पेड़ जिस प्रकार वन से संबंधित हैं उसी प्रकार से, पेड़ जिस प्रकार वन से संबंधित हैं उसी प्रकार से शब्द का संबंध किससे होगा? ठीक है, और यहां पर मैं आपको विकल्प देता हूं 4। अक्षर, वाक्य, अनुच्छेद, ठीक है, अंग्रेजी में पैराग्राफ कहेंगे इसे, अनुच्छेद, और डी हो गया अर्थ। ठीक है, डी हो गया अर्थ। आम, हाँ, आलू सब्जी क्या होगा? नहीं बेटा, सब्जी नहीं। ठीक है, देखो विकल्पों के बाहर नहीं जा सकते आप, विकल्प के आधार पर आपने चलना है। विकल्प में मैंने क्या दिया? तना, तो आलू एक प्रकार का तना होता है। ठीक है ना, आप इसको सब्जी के रूप में खाते हैं लेकिन ये सब्जी नहीं होती है, ये तना होता है। ठीक है ना, हम तो जिस चीज को खा लेते हैं हम उसकी सब्जी भाई, जैसे कई प्रदेशों में, ठीक है, हमारे ही घर में मैं अगर सच बात बताऊं तो बेटे आम की भी सब्जी बनती है। ठीक है, हमारी मदर बनाती है। ठीक है, बड़ा बड़ा बढ़िया सब्जी बनाती है वो आम की।
ठीक है, कच्चे आम की बड़ी अच्छी सब्जी बनती है। तो वो आम लेकिन है तो फल ही ना, सब्जी तो नहीं हो गया वो, ठीक है ना। कई प्रदेशों में जैसे आप जाएंगे ठंड के प्रदेशों में, वहां पे सेब की भी सब्जी बनती है। वो तो क्या बेटा, किसी भी फल में हल्दी मिर्च नमक डाल दो सब्जी बन जाएगी, ठीक है ना। हल्दी मिर्च धनिया पाउडर नमक डाल दो सब्जी बन जाएगी। तो वो उससे वो सब्जी थोड़ी हो जाएगी, ठीक ना। जैसे बैगन, बैगन तो सब्जी के रूप में खाया जाता है लेकिन होता फल है, ठीक है, होता फल है, ठीक। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए हमारा जवाब क्या होगा, आप सोचेंगे वाक्य, ठीक है, आप सोचेंगे कि यहां पर जवाब होना चाहिए वाक्य, क्योंकि आप कहेंगे कि सर पेड़ों का समूह वन बनाता है, तो शब्दों का समूह वाक्य बनाता है। नहीं सर, पेड़ों का समूह वन नहीं बनाता, पेड़ों का समूह जंगल बनाता है, पेड़ों का समूह जंगल बनाता है, बहुत सारे पेड़ों का समूह वन बनाता है। देखिए जंगल जो होता है और वन जो होता है, वन जंगल से बड़ा एरिया होता है तो उसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है। जंगल में थोड़े से कम पेड़ होंगे, तो जब थोड़े कम शब्द होंगे तो वो वाक्य में होंगे, लेकिन जब बहुत सारे शब्द होंगे तो वो अनुच्छेद में होंगे। तो जवाब क्या होगा, अनुच्छेद। कि बहुत सारे पेड़ों का समूह वन बनाएगा तो बहुत सारे शब्दों का समूह वाक्य नहीं अनुच्छेद बनाएगा, ठीक है। जब तक आप अपने चारों विकल्पों को ना पढ़ लें, कोई दिमाग में आंसर ना बनाएं, ठीक है। यहां पे विकल्प बहुत जरूरी है, क्योंकि विकल्प ये समझाते हैं कहां से कहां सोचना है। बात समझ में आई बच्चे, ठीक है। बिना विकल्पों को पढ़े कुछ आंसर नहीं सोचेंगे दिमाग में, कोई लॉजिक नहीं सोचेंगे दिमाग में, ठीक है। और केवल विकल्पों से प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, लॉजिक भी सोचेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर विकल्प कितने क्लोज है, वाक्य और अनुच्छेद, लेकिन आंसर क्या होगा, अनुच्छेद। आप तो सोचेंगे वाक्य, ठीक है ना, कि समूह बन गया वहां पे तो वाक्य हो गया, नहीं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।